हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS 2023। In this, I already covered chapter 1 and 2, and chapter 3 is under progress, that is general exceptions. चैप्टर 3 में सेक्शन 14 से 44 तक है, जिसमें हम सेक्शन 14 से लेकर 22 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 23 से लेकर 28 तक। ये हमारा थर्ड सेशन होगा इस चैप्टर नंबर 3 का। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम जो इसके बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, बेयर एक्ट करेंगे। उसके साथ में इसके जो भी केस लॉज हैं उस सेक्शन से संबंधित वो हम पढ़ेंगे। ये दोनों बोथ हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं दूसरा इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो डालूंगा। इसमें केवल हम एक्स्ट्रा में केस लॉज पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्री एंड मेंस दोनों में ये पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 इज एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। मीन्स ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम, जनरल एक्सेप्शन की। जनरल एक्सेप्शन किस किस को मिलता है? तो एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है जो इंटॉक्सिकेटेड हुआ कैसे? उसकी विल के अगेंस्ट हुआ है, उसको जबरदस्ती मतलब इंटॉक्सिकेट कर दिया गया है। अब वो क्या है, कोई भी जजमेंट लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में अनेबल है, तो उस स्थिति में उसको क्या छूट मिलेगी? तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो ये पहले आईपीसी में भी हुआ करता था। आईपीसी के सेक्शन 85 में ये था। तो अभी देखो क्या है इसमें। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। यानी कि क्या कर रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है, विच इज डन बाय ए पर्सन, जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जो कि उस कार्य को करते समय, इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यानी कि इंटॉक्सिकेशन की वजह से, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, यानी कि उस जब वो एक्ट कर रहा था उस टाइम पे वो इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो एक्ट है उसका नेचर को पहचानने में इनकेपेबल था, असमर्थ था। और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। वो क्या है कि उसकी नेचर को पहचानने में असमर्थ है, जिसकी वजह से वो जो कर रहा है वो या तो गलत है या फिर कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, मतलब कानून के विरुद्ध है। प्रूव दैट, अगर ऐसा प्रूव हो जाता है, the things which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will, यानी कि जो इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो पहचानने में असमर्थ है, अगर वो चीजें जिनकी वजह से इंटॉक्सिकेटेड हुआ है वो या तो उसकी नॉलेज के ही बिना हो, बिना नॉलेज के हो, या फिर उसकी विल के अगेंस्ट हो, विल के खिलाफ हो। यानी क्या कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो इंटॉक्सिकेटेड है, इस हालत में है कि वो जो कार्य कर रहा है उसकी प्रकृति को, या फिर जो कार्य कर रहा है वो किस प्रकार का है, ऑफेंस है, नहीं है, रॉन्ग है, राइट है, इसको पहचानने में अगर वो असमर्थ है और वो कार्य या तो गलत है या फिर कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, अगर कानून के विरुद्ध है, तो उसको तब दोषी नहीं माना जाएगा यदि ये प्रूव हो जाता है कि जो इंटॉक्सिकेशन है वो या तो उसकी नॉलेज के बिना, उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो इंटॉक्सिकेटेड है, और या फिर उसकी विल के अगेंस्ट है, यानी उसको जबरदस्ती इंटॉक्सिकेटेड कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको सेक्शन 23 और बीएनएस का फायदा मिलेगा, और ये आईपीसी के सेक्शन 85 में था। एक केस लो पढ़ेंगे हम इसी में। तो केस लो क्या है कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेज बियर्ड 1920। बियर्ड का केस है, बहुत ही लैंडमार्क केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कई बार।
तो क्या इन दिस केस, इस केस में ए 13-year-old गर्ल वाज पासिंग बाय ए मील एरिया इन द इवनिंग। एक 13 ईयर्स की ओल्ड गर्ल थी, वाज पासिंग बाय ए मील एरिया, एक मील एरिया से वो गुजर रही थी। कब? इन द इवनिंग, शाम के टाइम पे वो गुजर रही थी। ए वॉचमैन हु वाज ड्रंक, एक वॉचमैन था वहां पे जो कि ड्रंक था, पी रखा था उसने, नशा था उसको। सा है, उसको देखा। एड अटेम्प्टेड टू रेप है, उसको देखा और रेप करने की उसने कोशिश किया, अटेम्प्ट किया उसने रेप का। शी रेसिस्टेड एंड सो ही पुट ए हैंड ऑन हर माउथ टू प्रिवेंट हर फ्रॉम स्क्रीमिंग, देयर बाय किलिंग हर अनइंटेंशनली। उसने क्या किया, वो लड़की रेसिस्ट किया, चिल्लाई, तो उसने उसके मुंह के ऊपर हाथ रख दिया। हाथ रख दिया किस लिए? कि वो चिल्ला ना पाए। तो उसने क्या किया, अननोइंगली उसको मार दिया, मुंह पे हाथ रख दिया तो वो मर गई। अब क्या किया उससे? देयर बाय किलिंग हर अनइंटेंशनली, उसका मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, उसको रेप करना था। वो रेप के लिए उसने उसके मुंह पे हाथ रखा, जिसकी वजह से वो मर गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कॉन्विक्टेड हिम फॉर मर्डर। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उस टाइम पे 1920, देश आज़ाद होने से पहले की बात है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि उसने क्या किया, उसको मर्डर के लिए कॉन्विक्ट किया। एंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वर लेड डाउन, क्या लेड डाउन किए गए प्रिंसिपल्स? इफ द अक्यूज्ड वाज सो ड्रंक दैट ही वाज इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इंटेंट डाउन required, he could not be convicted of a crime for which only intent was required to be proved। यानी कि ये प्रूव किया जाना चाहिए कि जो उसका इंटेंशन क्या था, अगर वो ड्रिंक किया हुआ है तो। इंसेनिटी वेदर प्रूव्ड बाय ड्रंकनेस और अदरवाइज इज ए डिफेंस टू द क्राइम चार्ज। जो इंसेनिटी है, चाहे वो ड्रंकनेस की वजह से हो या किसी और वजह से हो, वो क्या है, जो चार्ज किया गया है क्राइम, उसके लिए डिफेंस है। द डिफरेंस बिटवीन बीइंग ड्रंक एंड डिजीज टू विच ड्रंकनेस लेट्स इज अनदर। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन बीइंग ड्रंक, यानी जो ड्रंक किया हुआ है, एंड डिजीज, जो बीमारी है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो टू विच ड्रंकनेस लीड्स टू अनदर। एक तो ड्रंकनेस है, ड्रंक किया हुआ है, एक दूसरा डिजीज है। इन दोनों में से कौन सा लीड कर रहा है? इनमें ड्रंकनेस लीड करता है। ये उसमें प्रिंसिपल बनाए गए थे इस केस में, बीएड के केस में। द फॉर्मर इज नो एक्सक्यूज बट द लेटर इज ए वैलिड डिफेंस इफ इट कॉजेज इंसेनिटी। फॉर्मर इज नो एक्सक्यूज, यानी ड्रंकनेस है वो इसमें एक्सक्यूज नहीं होगा, लेकिन लेटर इज ए वैलिड डिफेंस। लेटर क्या है? डिजीज है। इज ए वैलिड डिफेंस इफ इट कॉजेज इंसेनिटी, अगर मान लो कि वो बीमारी की वजह से उसमें इंसेनिटी है तो वो एक वैलिड डिफेंस है, लेकिन ड्रंकनेस कोई वैलिड डिफेंस नहीं है। द एविडेंस ऑफ ड्रंकनेस फेलिंग शॉर्ट ऑफ प्रूविंग इनकेपेसिटी in the accused to form the intent necessity to commit a crime and merely establishing that his mind was affected by the drunk so that he more readily gave way to violent possession does not rebut the presumption that a man intended द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। तो ये उसमें डिसीजन लिया गया। कुल मिला के इसमें देखो एक ही है कि ड्रंकनेस अगर वो इसकी विल के विरुद्ध है, ड्रंकनेस अगर विल के विरुद्ध है तो उसको क्या है, इसका एक्सक्यूज मिलेगा, अदरवाइज एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। लेकिन इंसेनिटी दो प्रकार की है, एक ड्रंकनेस की वजह से है, एक बीमारी की वजह से। अगर बीमारी की वजह से ड्रंकनेस है तो इस पे लीड करेगी ड्रंकनेस की वजह से जो इंसेनिटी है। तो यही बीएड के मामले में बताया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है।
दूसरा है इसका मावरी सूर्या सत्यनारायण वर्सेज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या बताया गया, इन दिस केस, इस केस में द अक्यूज्ड सस्पेक्टेड हिज वाइफ ऑफ इनफिडेलिटी एंड फॉट विथ हर। क्या किया उसने, सस्पेक्ट किया वाइफ पे और फॉट किया। ऑन दैट डे he consumed a large amount of alcohol and poured kerosene on his wife to set her on fire। क्या किया कि इसने वाइफ के ऊपर सस्पेक्ट किया एंड फायर, उससे लड़ाई झगड़ा किया, फोट किया, और ऑन दैट डे उसी दिन उसने कंज्यूम किया ए लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल, एक बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल उसने कंज्यूम किया, और पोर्ड केरोसिन, केरोसिन डाल दिया ऑन हिज वाइफ, अपनी वाइफ के, टू सेट हर ऑन फायर, उसमें आग लगाने के लिए, फायर वाइफ को आग लगाने के लिए उस पर क्या डाल दिया, केरोसिन डाल दिया। आल्दो हिज वाइफ मैनेज टू एस्केप, हालांकि उसकी वाइफ है वहां से स्किप होने में सफल हो गई। द अक्यूज्ड प्योर्ड हर, कोट हर एंड अगेन प्योर्ड केरोसिन ऑन हर। वो स्किप होने में सफल हो गई, लेकिन क्या किया उसने, फिर से उसको पकड़ लिया और फिर से उसके ऊपर केरोसिन डाल दिया, रिजल्टिंग इन हर डेथ। और फिर क्या किया, उस पर आग लगा दी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई। द अक्यूज्ड यूज्ड इंटॉक्सिकेशन एज ए डिफेंस इन आईपीसी। एक्यूज ने क्या किया, इंटॉक्सिकेशन को एक डिफेंस के रूप में यूज करना चाहा इन आईपीसी, क्लेमिंग ही वाज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज एक्शंस, और क्लेम क्या किया कि वो अपने एक्शंस, उसके एक्शंस उसके कंट्रोल में नहीं थे। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड हिज डिफेंस, सुप्रीम कोर्ट ने उसके डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया, स्टेटिंग दैट ही हैड फेल्ड टू बर्न हिज वाइफ एंड वाज स्टिल केपेबल ऑफ प्योरिंग एंड कैचिंग हर टू कमिट हिज हीनियस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब वो एक बार स्किप हो जाती है, उसके बाद में आप उसको पकड़ने में सफल रहे, उसके बाद उसमें केरोसिन फिर से डाला और फिर से आग लगाई, मतलब आप इस चीज को समझने में समर्थ थे कि वो भाग गई है, उसको पकड़ना भी है, केरोसिन डालना है, आग लगाना है, ये सारी चीजें अगर आपकी समझ में थी, तो ये क्यों नहीं समझ में थी कि आपका जो एक्ट है वो एक बहुत ही हीनियस एक्ट है, इसलिए आप इसका डिफेंस नहीं ले सकते। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड द अक्यूज्ड गिल्टी एंड कम्यूटेड हिज पनिशमेंट फ्रॉम सेक्शन 304 पार्ट 2 ए 10-year सेंटेंस टू सेक्शन 302 डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके ऊपर पहले क्या लगाया गया था, सेक्शन 304 लगाया गया था, जिसमें 10 ईयर का सेंटेंस था, उसको 302 में बदल दिया। 302 क्या है, मर्डर, मर्डर की पनिशमेंट है डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया। इन सम केसेस द अक्यूज्ड मे हैव ए diseased state of mind where they cannot exercise proper judgment or control their actions। देखो इस प्रकार के केसेज में समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो क्या करें, अपने माइंड को, ब्रेन को वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए और उनका कंट्रोल ऑफ एक्शन नहीं हो। लेकिन इस केस में क्या था कि वो जब स्किप हो जाती है वाइफ, उसके बाद में वो उसको फिर से दौड़ के पकड़ लेता है, फिर से केरोसिन डालता है और फिर से आग लगा देता है। इसका मतलब उसका माइंड इस प्रकार की स्थिति में था कि वो सारी चीजें समझ रहा था, इस प्रकार की कोई चीज नहीं थी जिसको कि वो समझ नहीं रहा था और वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो ये है हमारा सेक्शन 23 जिसके केस लॉज हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के केस लॉज एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक और केस लॉ है इसमें, ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज इसमें ऐड किए हैं जो कि या तो पहले पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये देखो इस बार का केस लॉ है हमारा राजस्थान का है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। बबलू अलियास मुबारक हुसैन वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या है, द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड सेक्शन 85 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 85 ऑफ आईपीसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एग्जामिन किया, कंसिडरिंग एविडेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड
whether the accused caused from the necessary intent. The court found that the accused should be held responsible for his actions as he had the requisite criminal intent. These provisions do not protect individuals who voluntarily consume drug or alcohol and subsequently lose their mental capacity due to their actions, i.e. self-induced intoxication. It is important to note that self-induced intoxication does not serve as a complete defense in criminal cases. Individuals may still be held liable for their actions if they voluntarily consume substances knowing that it could impair their mental state and lead to criminal behavior. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये बोल रहा है कि उसने एग्जामिन किया सेक्शन 85 को। सेक्शन 85 आईपीसी का कौन सा है? जो सेक्शन 23 हम बीएनएस का पढ़ रहे हैं, यही पहले आईपीसी के सेक्शन 85 में था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 85 आईपीसी को एग्जामिन किया कि अगर वो कंज्यूम किया हुआ है अल्कोहल तो उसको किस लेवल तक डिफेंस मिल सकता है। तो यही उन्होंने डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर मान लो कि उसने वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन किया है, वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है, तो उसको इसका डिफेंस नहीं मिलेगा। इसमें उसकी मेंटल स्टेट और उसका क्रिमिनल बिहेवियर को भी देखा जाता है। और अगर मान लो कि वॉलंटरली नहीं है, अगर वॉलंटरली नहीं किया है तो भी उसको कंप्लीटली डिफेंस नहीं है। अगर मान लो कि वो इस प्रकार की मेंटल स्टेट में है कि वो समझ सकता है इसको, तो डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं समझ सकता है और रीजन ये है कि वो वॉलंटरली भी नहीं किया, तो वो ही इज एक्सक्यूज्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ बीएनएस। नेक्स्ट इज ओवर सेक्शन नंबर 24, that is offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। यानी कि कोई पर्सन है, पिछला क्या था, वो वॉलंटरली नहीं किया गया था, जबरदस्ती उसको विदाउट नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल था। देखो, एक्ट एज पर इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉल्ड अगेंस्ट हिज विल। 23 और 24 में डिफरेंस देख लीजिए, ये अगेंस्ट हिज विल था और ये क्या है, ये है offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated। 23rd में है कि against his will he is intoxicated, और इसमें है कि वो intoxicated है और जो offense किया जा रहा है उसमें particular knowledge और intention की आवश्यकता होती है, लेकिन वो क्या है, अभी इंटॉक्सिकेटेड है। तो उस स्थिति में क्या बंद किए गए हैं, ये सेक्शन 85 ऑफ आईपीसी में पहले हमें बताया गया था, जो कि अभी सेक्शन 24 ऑफ बीएनएस हो गया है। इन केसेज वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विथ ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, ए पर्सन हु डज द एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विथ as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the things which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। देखो, इसमें भी सेम वही चीज बताई गई है। अगर कोई व्यक्ति है, इंटॉक्सिकेटेड है और वो कोई अपराध करता है, अगर मान लो वो अपराध है, वो ऐसा अपराध है कि वो अपराध तभी होगा जब उसने वो कार्य करते समय या तो उसका इंटेंशन हो इस प्रकार का अपराध करने का, या फिर उसके पास नॉलेज हो। अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो उसके पास में वही नॉलेज या वही उसका इंटेंशन होता तो वो इंटॉक्सिकेटेड है तो उसके लिए लाइबल होगा। यानी अगर उसने अपनी इच्छा से स्वेच्छा इंटॉक्सिकेटेड अगर वो है तो उसको माना जाएगा कि वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं है और अब उसका नॉलेज या फिर उसका इंटेंशन जो होना चाहिए था वही है। अगर जो होना चाहिए था वही इंटेंशन और नॉलेज उसका है तो वो क्या होगा, उसके लिए दोषी होगा। लेकिन उसको यहाँ पे एक्सक्यूज कब मिल सकता है, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है, वो विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल अगर हो
तो उसको एक्सक्यूज मिल जाएगा। जो 23 में बताया गया है सेम इसी में है। इसका भी हम केस लो पढ़ेंगे। एक केस लो क्या है, वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ पेप्सू। वासुदेव का केस है, तो इसमें देखो क्या बताया गया है, द अपुलेंट वासुदेव बिलोंगिंग टू द विलेज ऑफ हरिगढ़ इज ए रिटायर्ड मिलिट्री जामदार। बहुत पुराना केस है। तो इसमें क्या है कि जो अपीलेंट है वासुदेव, वो बिलोंगिंग टू विलेज, वो एक विलेज से रहने वाला है, ऑफ द हरिगढ़, हरिगढ़ के एक विलेज का है, एंड इज रिटायर्ड ए मिलिट्री जामदार, जमादार, जो एक रिटायर्ड मिलिट्री जमादार है। अभी नहीं होता है, देश आज़ाद होने से पहले हुआ करते थे। ही इज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ ए यंग बॉय नेम्ड मगर सिंह। वो क्या है, उसके ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है एक यंग बॉय के मर्डर का, जिसका नाम है मगर सिंह। ये वासुदेव है, वासुदेव के ऊपर चार्ज लगाया गया मर्डर का, मगर सिंह का। एज्ड अबाउट 15 और 16 अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। आईपीसी का 302 क्या है, मर्डर का पनिशमेंट देता है। तो इसके ऊपर 15 या 16 ईयर्स का, 15-16 ईयर्स एज का एक कोई बॉय है मगर सिंह, उसके मर्डर का केस लगाया जाता है। पीपुल लिविंग इन द सेम विलेज हैड गॉन टू अटेंड ए वेडिंग इन अनदर विलेज। जो लोग उस सेम गांव से थे वो गए थे एक वेडिंग टू द अनदर विलेज, किसी दूसरे गांव की एक शादी में गए थे। ऑल ऑफ देम वेंट टू द हाउस ऑफ द ब्राइड टू टेक द मिड डे मील ऑन 12th मार्च 1954। सॉरी, ये देश आज़ाद होने के बाद 1954 का केस है। अभी मैंने बताया ये उस टाइम की बात है, 1954। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, वेंट टू द हाउस ऑफ द ब्राइड टू टेक द मिड डे मील ऑन 12th मार्च 1954। 1954 की 12th मार्च को सारे लोग दोपहर को खाना लेने ब्राइड के घर गए। सम हैड सेटल डाउन इन देयर सीट्स एंड सम हैड नॉट। कुछ सीट्स पे बैठ गए और कुछ अभी नहीं बैठे थे। द अपीलेंट आस्क्ड मगर सिंह द यंग बॉय टू स्टेप असाइड ए लिटिल सो दैट ही मे ऑक्यूपाई ए सीट ऑफ हिज चॉइस। वहाँ पे मगर सिंह जो लड़का था वो बैठा हुआ था। तो अपीलेंट ने क्या किया, उसको बोला कि आप थोड़ा सा साइड हो जाइए जिससे कि मैं भी मेरी इच्छा की सीट पे बैठ जाऊं। हाउएवर मगर सिंह डिड नॉट मूव, लेकिन मगर सिंह क्या हुआ, वहां से हिला नहीं। द अपीलेंट whipped out a pistol and shoot the boy in the abdomen। उसने क्या किया, अपीलेंट ने, वासुदेव ने तुरंत से अपना पिस्टल निकाला और उसके एब्डोमेन में एक गोली चला दी। द इंजरी प्रूव्ड टू बी फैटल इंजरी उसको हुई। In the present case, evidence proved that the accused was capable of moving himself independently and talking coherently. He also came to the darwaza of नाथ सिंह himself। यानी कि उसके बाद क्या किया, इसको प्रूव किया गया कि ये क्या है, किस प्रकार से ये मामला हुआ। तो इन जो बंदा था, एक्यूज था, वो केपेबल था मूविंग हिमसेल्फ इंडिपेंडेंटली, अपने आप को इंडिपेंडेंटली वहां से जाने में, और टॉकिंग कोहेरेंटली, अच्छे से बात करने में। ही आल्सो केम टू द दरवाजा ऑफ नाथ सिंह हिमसेल्फ, वो अपने आप नाथ सिंह के दरवाजे पे भी आया। आफ्टर शूटिंग द डिसीज्ड ही आल्सो अटेम्प्टेड टू गेट अवे विच प्रूव दैट ही रियलाइज्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन। उसको जैसे ही गोली मार दी तो वहां से वो स्किप भी हो गया, दूर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो समझ गया इस चीज को। गोली मारने के बाद कोई आदमी चला जाता है दूर, तो इसका मतलब वो समझ जाता है कि मैंने कुछ किया है, वो अपराध है और इसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाली है, उसके बारे में वो अच्छे से पहचान रहा था। हेंस अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द अक्यूज्ड हैड
therefore failed to prove such incapacity as would have been available to him as a defense, and so the law presumes that he intended the natural and probable consequences of his act. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो हर चीज को करने में और पहचानने में समर्थ था, क्योंकि उसने मर्डर करने के बाद अपने आप को स्किप करने की भी कोशिश की, वो अच्छे से चल सकता था, वो किसी के दरवाजे पे भी गया था, बात भी किया था। तो ये सारी सर्कमस्टेंसेज हैं, वो ये बताते हैं कि वो अपनी सारी सिचुएशंस को, सारी कंडीशंस को, सबको समझने में एबल था। In other words, that he intended to inflict bodily injury to the deceased, and the bodily injury intended to be inflicted was sufficient in the ordinary course of nature to cause death। यानी कि प्रकृति के सामान्य नियम में वो उसको डेथ कोज करने के लिए सफिशिएंट है। दी कॉन्विक्शन एंड सेंटेंस वर हेल्ड राइट। कॉन्विक्शन और सेंटेंस है, दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने राइट ठहराया, मतलब बोला कि वो सेंटेंस जो दिया गया है उसको वो बिल्कुल सही है, उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 24 का। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं सेक्शन 25 से। तो इसका मैंने एक टेबल बनाया है, कॉन्सेंट एज ए डिफेंस। 25 से लेके 26 तक, सॉरी 30 तक, 25 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक एक डिफेंस मिलेगा किसका? कॉन्सेंट का। कॉन्सेंट दी गई है और उस कॉन्सेंट का डिफेंस है इसमें। अब कॉन्सेंट कैसे दी गई है, क्या दी गई है, तो टोटल 6 सेक्शंस हैं जिनमें हम देखेंगे। 25 क्या है? एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कॉन्सेंट। अगर कॉन्सेंट 25 में कॉन्सेंट दे दी जाती है, लेकिन एक्ट क्या है? एक्ट इस प्रकार का है, एक्ट इस प्रकार का है कि वो नॉट इंटेंडेड और नॉट नोन, न तो इंटेंशन है और न ही उसका नॉलेज है, लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, न तो डेथ का या फिर ग्रीवियस हर्ट का न तो कोई इंटेंशन है और न ही उसको नॉलेज है। 25। 26 क्या है? एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। एक्ट है, इंटेंशन नहीं है किसका? कॉज डेथ, डन बाय कॉन्सेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स। क्या है देखो, 25th में न तो इंटेंशन है डेथ का और न ही ग्रीवियस हर्ट का, और न नॉलेज है और न इंटेंशन है। 26 में क्या है? इंटेंशन नहीं है किसका? डेथ का। देखो एक चीज हट गया, नॉलेज हट गया इसमें से। 25th में नॉलेज भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है। 26 में क्या है? नॉलेज हो सकता है लेकिन इंटेंशन नहीं है। किसका नहीं है? डेथ का नहीं है। और 25 में डेथ और ग्रीवियस हर्ट दोनों का ही नहीं है, लेकिन 26 में देखो नॉलेज हो सकता है इसका मतलब। लेकिन इसने जो कार्य किया है वो क्या है? इन गुड फेथ। गुड फेथ में क्या? 27 क्या? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए चाइल्ड और इंसान बाय कॉन्सेंट ऑफ गार्जियन। देखो क्या है? 25 और 6 इसमें कॉन्सेंट है, लेकिन 27 में कॉन्सेंट इंडिविजुअल की नहीं है, किसकी है? गार्जियन की कॉन्सेंट है इसमें। 27 में गार्जियन की कॉन्सेंट है, और किसके लिए किया जा रहा है? गुड फेथ में किया जा रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ, या तो चाइल्ड है या फिर इंसान है। तो चाइल्ड और इंसान के गार्जियन की इसमें कॉन्सेंट ली जा रही। 28 है इनवैलिड कॉन्सेंट के रिगार्डिंग है। अब कंसेंट क्या है? या तो फियर ऑफ इंजरी में दी गई है, या फिर एक्ट की भूल है, या फिर अनसाउंड माइंड है, या फिर इंटॉक्सिकेशन है, या फिर अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। अगर इस 5 प्रकार से अगर कंसेंट दी जाती है तो वो इनवैलिड कंसेंट होगी, और ये सेक्शन 28 में आएगा। 28 में कंसेंट तो दी गई है, लेकिन वो कंसेंट किस रूप में दी गई है? या तो इंजरी के फियर में दी गई है, या फिर मिस्टेक है किसकी? फैक्ट की, या फिर अनसाउंड माइंड है, या इंटॉक्सिकेशन है, या फिर अंडर 12 ईयर्स ऑफ
एज है, अगर अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज का कोई बंदा अपनी कंसेंट दे देता है तो वो भी क्या नहीं होगी, वैलिड कंसेंट नहीं होगी। इसके बाद में सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या है? एक्सेप्शंस इन सेक्शन 25, 26 एंड 27। 25, 26 में क्या है? कंसेंट दी गई है इंडिविजुअल के द्वारा। 27 में किसकी है? गार्जियन की कंसेंट है। डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स विच आर ऑफेंसेज इंडिपेंडेंटली। देखो 25, 26 और 27 में कंसेंट दी गई है, तो ये दोनों काम, ये तीनों में जो भी एक्ट हो रहा है इसमें डिफेंस है, लेकिन कब डिफेंस नहीं है? अगर जो कार्य किया जा रहा है वो इंडिपेंडेंटली, कंसेंट हो या नहीं हो, अगर वो इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है तो वो क्या नहीं होगा, इसमें डिफेंस नहीं होगा। और 30 क्या है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। और लास्ट में 30 है, वो क्या है? विदाउट कंसेंट ही भी कोई कार्य अगर किया जाता है वो गुड फेथ में और विदाउट बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, अगर उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया जाता है तो वो भी क्या होगा, एक डिफेंस होगा। तो देखो कंसेंट से रिगार्डिंग रिलेटेड केवल 6 सेक्शंस हैं, 25 से लेके 30 तक, 25 से 30। इनमें से शुरू के 2 सेक्शन है जिसमें इंडिविजुअल से कंसेंट ली जाती है। पहला है जिसमें न तो इंटेंशन होता है और न ही नॉलेज होता है, और कंसेंट ली जाती है। और कंसेंट उसको किस चीज का इंटेंशन और नॉलेज नहीं है, न तो डेथ का और न ही ग्रीवियस हर्ट का। 26 में क्या आ जाता है? इंटेंशन नहीं है, किस चीज का? डेथ का। अब यहाँ पे देखो ग्रीवियस हर्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, 25 से 26 में कुछ कम हो गया, और न ही उसके नॉलेज का है, मतलब नॉलेज हो सकता है लेकिन वो जो भी काम किया जा रहा है वो गुड फेथ में उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। 27 क्या बोलता है कि कंसेंट होगी, किसकी होगी? गार्जियन की होगी। क्यों होगी? क्योंकि या तो इंसेन बंदा है वो, या फिर वो चाइल्ड है, और गुड फेथ और बेनिफिट, उसके बेनिफिट के लिए वो कार्य किया जाता है। तो ये 3 तो हो गए कंसेंट के। अब 28 और 29 है, कंसेंट तो होगी लेकिन वो कब काम नहीं करेगी कंसेंट। तो पहला इनवैलिड कंसेंट 28 में कि कब नहीं काम करेगी, अगर वो किसी डर से, किसी इंजरी के डर से अगर कंसेंट दे दी गई है, या फिर दूसरा है कि फैक्ट की मिस्टेक की वजह से वो कंसेंट दे दी गई है, या फिर वो अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, या इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर वो अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज है। टोटल 5 टाइप की कंडीशंस में अगर उसने कंसेंट दिया तो वो इनवैलिड कंसेंट होगी। फिर 29 बोलता है कि जो 25, 26 और 27 में आपने जो कंसेंट दी है, अगर जो जिस काम के लिए कंसेंट दिए वो काम पहले से ही, अगर वो अपने आप में ही ऑफेंस है, इंडिपेंडेंटली अगर वो ऑफेंस है, तो वो कंसेंट वैलिड नहीं होगी। और 30 बोलता है कि इसमें कंसेंट है ही नहीं, फिर भी उसको छूट मिली हुई है कि ऐसी सिचुएशंस है, ऐसी सर्कमस्टेंसेज है कि कंसेंट ली नहीं जा सकती, लेकिन गुड फेथ में अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो एज गुड एज कंसेंट ही होगा, और उसको सेक्शन 30 का डिफेंस मिलेगा। तो चलो अब हम विस्तार से पढ़ेंगे सेक्शन 25 से लेकर 30 तक। तो शुरू करते हैं हम सेक्शन 25 से। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कॉन्सेंट, यानी कॉन्सेंट के साथ किए जाते हैं, न तो उसका इंटेंशन है और ना ही नॉलेज है, या तो डेथ का या फिर ग्रीवियस हर्ट का। उसको न तो ग्रीवियस हर्ट का और न ही डेथ का नॉलेज और इंटेंशन दोनों नहीं है। ऐसी स्थिति में यह आईपीसी के सेक्शन नंबर 87 में कवर किया गया था। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। देखो इंपॉर्टेंट है 25-26 में, आपको ध्यान रखना है कि 25 और 26 में, 25 में डेथ और ग्रीवियस हर्ट दोनों है, और 26 में क्या है? ओनली डेथ है। दूसरा इसके अलावा इसमें एक और है, न तो इसमें इंटेंशन है, नॉट इंटेंडेड, और नो नॉलेज। इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म विच इज
which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age। इसमें कौन दे सकता कंसेंट? अबव 18 years of age who has given the consent, जिसने consent दी है, whether express और implied। कंसेंट किसी प्रकार की हो सकती है, अभिव्यक्त हो सकती है या implied हो सकती है। to suffer the harm or by reason of any harm which it may known by the doer to be likely to cause any such person who has consented to take the risk of that harm। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने कंसेंट दे दी है उस रिस्क को उठाने के लिए तो सेक्शन 25 में आएगा। कंडीशंस क्या है? पहला, जिसने कंसेंट दी है वो अबव 18 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए। दूसरा, उनको पता नहीं होना चाहिए कि इससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, और न ही उस एक्ट को करने वाले व्यक्ति को इसका नॉलेज या इंटेंशन होना चाहिए। इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। ए एंड जेड एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। एंजॉय के लिए एक दूसरे से एग्री टू फेंस। दिस एग्रीमेंट implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts Z, A commits no offense। A और Z क्या करते हैं? दोनों मान लो कि कुछ भी कंपटीशन करते हैं, इसमें फाइटिंग करते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है टू फेंस और अम्यूजमेंट, इंजॉय के लिए। अब वो दोनों कर रहे हैं अपना एंजॉयमेंट, उसमें ए ने जेड को चोट मार दी, उसने कोई फाउल प्ले नहीं किया, रूल फॉलो करते हुए उसने अगर जेड को चोट मारी और उससे अगर वो ग्रीवियस हर्ट हो गई तो भी यहाँ पे ए है वो लायबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेड ने इसमें कॉन्सेंट दी है। देखो इसमें हम केस लॉ पढ़ेंगे कुछ। पूनई फातिमा वर्सेज एम्परर 1869 स्नेक चैम्बर केस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्नेक चार्मर केस है। स्नेक चार्मर केस के नाम से भी इसको जाना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, वेरी लैंडमार्क केस। द अक्यूज्ड हु क्लेम्ड टू बी ए स्नेक चार्मर, जो अक्यूज्ड है हु क्लेम्ड टू बी ए स्नेक चार्मर convicted the dead that he was the power to shield him from any injury caused by the snake bite. The dead believed him and was bitten by the snake, dying as a result. The consent defense was rejected। देखो इसमें क्या होता है, अक्यूज्ड है वो अपने आप को स्नेक चार्मर बोलता है और वो किसी को ये विश्वास दिलाता है कि अगर आपको सांप ने काट लिया तो मेरे अंदर ऐसा पावर है कि मैं आपको बचा सकता हूँ, स्नेक का जो पॉइजन है उसको मैं खत्म कर सकता हूँ। तो इसको दिखाने के लिए वो क्या है, किसी व्यक्ति को सांप से कटवाता है और उसके बाद में वो ट्राई करता है, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, मर जाता है। अब यहाँ पे उसने कॉन्सेंट दिया था, जिसको सांप ने काटा उस व्यक्ति ने कॉन्सेंट दिया था, लेकिन ये कॉन्सेंट क्या था, वो इस बिलीव में था कि हाँ ये रियल में मुझे बचा लेगा, लेकिन ये बचा नहीं सका। तो यहाँ पे इसका जो सेक्शन 25 का वो डिफेंस नहीं ले सकता है, क्योंकि उसने जो दिया था वो भूल से दिया था। उसने जो उसको कॉन्सेंट दिया था, इसको स्नेक चार्मर को पता था कि वो उसको नहीं बचा सकता है, या उसका इंटेंशन हो सकता है उसको मारने का, क्योंकि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी स्नेक के काटने के बाद उसको बचा नहीं सकता है कि खुद के पावर से वो उसको बचा दे, लेकिन फिर भी उसने उससे कॉन्सेंट ले लिया था, इसलिए उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 26। अब सेक्शन 26 में आ गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 25 और 26 में क्या डिफरेंस है, उसमें था डेथ और ग्रीवियस हर्ट, और इसमें 26 में ओनली क्या है, डेथ। दूसरा उसमें एक था इंटेंशन और नॉलेज, इसमें क्या है, ओनली इंटेंशन है।
तो यही आपको ध्यान रखना है। नथिंग विच इज नॉट intended to cause death is an offense by a reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause। यानी कि जो cause कर सकता है, क्या डेथ cause कर सकता है, या फिर ये उसका इंटेंशन रहा हो, और भी known by the doer to be likely to cause, या फिर उसके द्वारा known हो, doer के द्वारा likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith। यानी कि जो उसके द्वारा, डूअर के द्वारा गुड फेथ में किया जाए, एंड हु हैज गिवन ए कॉन्सेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देखो कॉन्सेंट उसमें भी 25th में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है, और इसमें भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों ही तरीके से बताया गया है। टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लो जो डूअर है, जो कार्य करने वाला है, उसको उसका इंटेंशन नहीं है सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज करने का, और सामने वाले व्यक्ति ने उसको एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वे में कंसेंट अपनी दे दी है, और वह व्यक्ति गुड फेथ में अगर कार्य कर रहा है, तो वो लायबल नहीं होगा पनिशमेंट के लिए, किसी अपराध के लिए। वो सेक्शन 26 के अंदर एक्सक्यूज ले सकता है, और ये सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी में भी बताया गया था। इसका भी एक देखो इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। ए सर्जन, ए है वो कोई सर्जन है। नोइंग दैट ए पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट। क्या है, उसको पता तो है, नॉलेज है। देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इंटेंशन नहीं है, नॉलेज हो सकता है। सेम इसमें यही बता रहा है कि नोइंग द पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ। उसको पता है कि अगर वो ऑपरेशन करता है तो उससे डेथ उसकी हो सकती है, लेकिन उसका क्या नहीं है, इंटेंशन नहीं है। हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट, वो पेनफुल कंप्लेंट के मतलब उसको बहुत पेन हो रहा है, पेनफुल स्थिति में है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, लेकिन उसका इंटेंशन उसकी डेथ कॉज करने का नहीं है। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, और गुड फेथ में जेड्स बेनिफिट, जेड के बेनिफिट के लिए परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑन जेड। वो क्या करता है, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए गुड फेथ में और जेड के बेनिफिट के लिए वो ऑपरेशन करता है विद जेड्स कॉन्सेंट। जेड ने उसमें कॉन्सेंट दे रखी है। ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस, उसने कोई भी ऑफेंस कॉज नहीं किया। अब मान लो यहाँ पे वो जेड का ऑपरेशन करता है और जेड की अगर मौत भी हो जाती है तो भी उसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका क्या नहीं है, नॉलेज तो है बट इंटेंशन नहीं है। ही हैज नो इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ जेड। तो उसकी क्या नहीं है, इंटेंशन नहीं है उसकी डेथ कॉज करने का। वो गुड फेथ में कर रहा है और जेड के बेनिफिट के लिए ही वो कर रहा है, और जेड ने उसमें कॉन्सेंट भी दे दी है। अब इसमें देखो केस लो पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी केस है ये। कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी केस है डॉक्टर आरपी धंडा वर्सेज भूरियालाल, 1987 का केस है। कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी केस है। तो क्या है, दी अपीलेंट ए मेडिकल डॉक्टर, अपीलेंट है वो एक मेडिकल डॉक्टर है, परफॉर्म्ड एन आई ऑपरेशन फॉर कॉन्टैक्ट विथ पेशेंट्स consent which resulted in a failure leading to the loss of eyesight of the complainant who sought the accused to be tried under section 338 and 420 of IPC Indian Penal Code। क्या किया कि अपीलेंट एक डॉक्टर है, उसने क्या किया, एक आई ऑपरेशन किया। किसके लिए? उसकी आईज से उसको साइट कमजोर थी तो दिखाने के लिए, और रिजल्ट क्या हुआ कि उसको आई साइट ही चली गई। अब उसके ऊपर सेक्शन 338 और 420 ऑफ आईपीसी लगाया गया। द डॉक्टर वाज प्रोटेक्टेड अंडर द डिफेंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 88। 88 मीन्स सेक्शन 26 ऑफ बीएनएस एज ही एक्टेड इन गुड फेथ। उसको डिफेंस मिला डॉक्टर को, किसका? सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी का, एज ही एक्टेड इन गुड फेथ, जैसा कि उसने गुड फेथ में ऑपरेशन किया था। द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन एन ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
is performed by a duly qualified doctor in the recognized Indian method of treatment with the consent of the patient and in good faith for his benefit, but the operation is unsuccessful and the patient loses sight, it is not permissible to hold that the accused is guilty. क्या हुआ? कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो एक ड्यूली क्वालिफाइड कोई एक डॉक्टर है और जो कि इंडियन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में वो रिकॉग्नाइज है, उसने पेशेंट का सही तरीके से उसी तरीके से जिस प्रकार से ऑपरेशन करना चाहिए था वैसे किया, गुड फेथ में उसने काम किया है, अगर वे फिर भी ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है तो इसमें डॉक्टर दोषी नहीं होगा. From the mere fact that the operation was unsuccessful, it cannot be held that there was rashness or negligence so as to give rise to criminal liability. यानी कि इसमें कोई भी इसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं होगी जब उसको क्रिमिनल लायबिलिटी ठहराया जाए उसका, यदि उसने नेग्लिजेंस और रसनेस साबित नहीं हो जाती है तो, क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड है और जो भी उसको प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए था उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसने कार्य किया. नेक्स्ट केस लो है जीबी घाटे वर्सेज इम्पर 1949 का केस है. इट वॉज हेल्ड दैट ए स्कूल टीचर कमिट्स नो ऑफेंस इफ ही इन्फ्लिक्ट्स मॉडरेट कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन ए पीपल. अगर मान लो कि कोई टीचर है वो अपने शिष्य के ऊपर कुछ मॉडरेट पनिशमेंट देता है तो वो दोषी नहीं होगा. In that case, the boy was 15 years of age and the school teacher gave 5 to 6 strokes with a cane as the boy was guilty of misconduct in his class. एक बॉय था 15 साल का, उसको 5 से 6 स्ट्रोक्स वो टीचर देता है. किस लिए? He was the guilty of misconduct in his class. वो उसकी क्लास में मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी था. It was held that school teacher committed no offense. ये हेल्ड किया गया कि स्कूल टीचर था वो ऑफेंस का गिल्टी नहीं था. In view of the provisions of the section 88 of the Indian Penal Code as the punishment was for correcting the boy and for maintaining school discipline. यानी कि जो पनिशमेंट दिया गया था वो स्कूल के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए और उस बच्चे को करेक्ट करने के लिए दिया गया था, इसलिए वो टीचर दोषी नहीं होगा. नेक्स्ट इज सेक्शन 27. सेक्शन 27 क्या है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड और बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन. यहाँ पे देखो गार्जियन की कंसेंट ली जा रही है, गार्जियन की कंसेंट से होगा. और कौन किस किस के गार्जियन होंगे? या तो अनसाउंड माइंड है बच्चा या फिर वो एक चाइल्ड है अंडर द एज ऑफ 12 years. तो नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन अंडर 12 years ऑफ एज. कोई एक बच्चा है जो कि 12 years से छोटा है या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या फिर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है. बाय और बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. देखो इन सब में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि कंसेंट हो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है. ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन. गार्जियन की हो सकती है या फिर ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो लॉफुल चार्ज उनके ऊपर रखता है. इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person. यानी कि उसमें किसके, या तो उसके गार्जियन के या फिर जो उसका लॉफुल चार्ज रखता है उसकी अगर कॉन्सेंट मिली हुई है और वो गुड फेथ में अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो सेक्शन 27 के अंतर्गत आएगा. इसमें देखो एक प्रोवाइडो दिया गया है, प्रोवाइजो दिया गया है. प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू. ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड नहीं होगा? तो पहला
द इंटेंशनल कोजिंग ऑफ डेथ और द अटेम्प्टिंग टू कोज डेथ। इंटेंशनली अगर कोई कोजिंग डेथ कोज करना चाह रहा है या फिर अटेम्प्ट करता है डेथ कोज करने के लिए तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नॉन टू बी लाइकली टू कोज डेथ और एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी कि जो ऐसा कार्य कर रहा है वो डेथ को या फिर किसी ग्रीवियस हर्ट को उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए नहीं हो, या फिर क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, इनसे बचाने के लिए नहीं हो तो भी इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। दी वॉल्यूंटरली काजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और टू दी अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। देखो सेकंड में बी में हमने पढ़ा कि knowing to be likely to cause death और सी में हमने पढ़ा voluntarily causing grievous hurt। यानी grievous hurt या फिर डेथ दोनों ही कॉज होने की संभावना है, लेकिन कब नहीं होना चाहिए, वो प्रिवेंट करे कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट को या फिर क्यूरिंग एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, इनसे बचाने के लिए अगर कर रहा है तो उसको एक्सक्यूज मिलेगा, अदरवाइज उसको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। दी अबिटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। ये अबिटमेंट में भी, इस प्रकार के ऑफेंस के अबिटमेंट में भी लागू नहीं होगा, जो कि आईपीसी के सेक्शन 89 में भी कवर किया गया था। इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, क्या है, ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय ए सर्जन knowing it to be likely that the operation will cause the child's death but not intending to cause the child's death. A is within the exception in as much as his object was the cure of the child। यानी क्या करता है, एक कोई व्यक्ति है जो कि गुड फेथ में अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए बच्चे की कंसेंट नहीं लेता है और उस चाइल्ड को हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय ए सर्जन, यानी कि एक सर्जन के द्वारा स्टोन के लिए उसमें ऑपरेशन किया जाता है, उसमें उस बच्चे की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। लेकिन उस जो गार्जियन था, उस गार्जियन ने क्या किया था, कॉन्सेंट दी थी डॉक्टर को, और उसका इंटेंशन उसकी डेथ कोज करने का नहीं था, उसको उस चाइल्ड को उस समस्या के समाधान करना था, इसलिए वो क्या नहीं है, इसमें दोषी नहीं होगा। इसका एक केस लॉ है, दशरथ पासवान वर्सेज स्टेट 1957 का केस है। क्या है, इन दिस इंस्टेंस द डिफेंडेंट हैज फेल्ड एन एग्जामिनेशन फॉर 3 years इन ए रो। 3 साल तक लगातार एक एग्जाम में फेल हो जाता है डिफेंडेंट। ही चूज टू एंड हिज लाइफ एज ए रिजल्ट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट फेलियर। वो 3 साल से लगातार फेल हो रहा है तो उसने अपनी लाइफ को खत्म करने का विचार किया। ही टॉक टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से बात की। ए 19 years ओल्ड इलिटरेट लेडी, जो कि एक 19 years की लेडी थी, बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी, ओल्ड लिटरेट लेडी थी। अबाउट हिज डिसीजन, अपने डिसीजन के बारे में वाइफ को बताया। हिज वाइफ एडवाइज हिम टू मर्डर हर फर्स्ट देन हिमसेल्फ, उसकी वाइफ ने बोला कि पहले वो मेरे को मार दे और फिर अपना मर्डर कर ले, अपने आप को मार ले। एज ए रिजल्ट द अक्यूज्ड मर्डर्ड हिज वाइफ फर्स्ट एंड वाज अप्रहेंस्ड बिफोर कमिटिंग हिमसेल्फ। तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ का मर्डर किया और अपना मर्डर करने ही वाला था कि उससे पहले उसको पकड़ लिया जाता है या रोक लिया जाता है। इट वॉज हेल्ड दैट वाइफ हैड नॉट गिवन हर कंसेंट अंडर द फियर ऑफ इंजरी। ये हेल्ड किया जाता है कि वाइफ ने कोई भी इंजरी के फियर में इस प्रकार की कंसेंट नहीं दी है। और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, कोई भी फैक्ट का मिसकंसेप्शन नहीं है। द अक्यूज्ड वाज नॉट टू बी लायबल फॉर मर्डर, अक्यूज्ड है वो मर्डर के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि उसने वाइफ को बताया। वाइफ लिटरेट थी और 19 years ओल्ड थी, वो अपनी कॉन्सेंट दे सकती थी। उसने बोला पहले मेरे को मार दो फिर खुद मर जाओ। उसने भी सेम वैसे ही किया, पहले वाइफ को मारा
फिर खुद मरने लगा, उतने में उसको पकड़ लिया किसी ने, उसको बचा लिया, मरने नहीं दिया। अब वाइफ तो मर गई, वो जिंदा बच गया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर मर्डर का केस नहीं चलेगा क्योंकि ये एक प्री कॉन्सेंट थी बाय हिज वाइफ। And today's last section is section 28, consent known to be given under fear or misconception। अगर कोई कंसेंट दी गई है जो कि फियर में है या फिर मिसकंसेप्शन में दी गई है तो उसको एक्सक्यूज नहीं होगा। तो क्या है, द कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। जो सेक्शन 25, 26 और 27 में जो दी गई है वो इसमें नहीं आएगी। क्या है, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, अगर फियर ऑफ इंजरी में दी गई है, और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दी गई है, and if the person doing the act known or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear of misconception, या तो वो फियर में दी गई है या फिर मिसकंसेप्शन में दी गई है तो, या फिर सेकंड है, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, या वो अनसाउंड माइंड का है या फिर इंटॉक्सिकेशन है, is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent, यानी कि वो इंटॉक्सिकेशन की वजह से या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वो अगर नेचर नहीं समझ सकता है अपने एक्ट का और अपनी जो कंसेंट दी गई है उसका, तो ऐसी स्थिति में, और लास्ट अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इट, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, और अगर वो 12 ईयर्स ऑफ एज से कम है तो टोटल 3 रूप में इसको बताया गया है, लेकिन ये टोटल इसमें 5 है। पहला है फियर ऑफ इंजरी है, दूसरा है अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, तीसरा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, फोर्थ इज इंटॉक्सिकेशन एंड फिफ्थ इज कंसेंट गिवन बाय ए पर्सन अंडर एज ऑफ 12 ईयर्स। अगर ये 5 प्रकार की कंडीशंस आती हैं देन द कंसेंट इज नॉट फ्री, फ्री कंसेंट उसको नहीं माना जाता है, और यह आईपीसी के सेक्शन 90 में कवर किया गया था, और इस स्थिति में जो अपराधी है वो इसका फायदा नहीं ले सकता है। केस लो पढ़ेंगे इसमें हम, क्या है, आर वर्सेज विलियम्स 1923 का केस है। इट इज ए लैंडमार्क केस ऑन द इश्यू ऑफ कंसेंट इन केसेज ऑफ रेप। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा लैंडमार्क केस है ये, किसमें, इश्यू ऑफ कंसेंट इन रेप, रेप केसेज में कंसेंट का है, क्योंकि ये बहुत बार आता है। जब भी रेप का कोई केस आता है तो उसमें कंसेंट का मुद्दा जरूर उठाया जाता है कि उसमें कंसेंट गर्ल की तरफ से दी गई थी। इन दिस केस ए म्यूजिक टीचर tricked her minor student of 16 years of age to consent to sexual intercourse on the pretext that it would improve her voice। कोई म्यूजिक टीचर था, उसने किसी अपनी स्टूडेंट को कन्विंस किया कि अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी तो उसकी वॉइस है वो इम्प्रूव होगी। When the plea of consent was raised, जब कंसेंट की इस प्रकार प्लिया रेज की गई, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट what the girl actually consented to the surgery to improve her voice, which the teacher had convicted her about. She did not give her consent to sexual intercourse in the true sense of it. कोर्ट ने क्या माना कि उसको इस प्रकार से बताया गया कि ये एक ऑपरेशन है, सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑपरेशन है, इस प्रकार से उस एक ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसकी वॉइस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसने परमिशन दे दी, बोला ठीक है, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स की कोई परमिशन नहीं दी है, उसको मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के द्वारा उससे परमिशन ली गई है, consent उसकी ली गई है। She did not give his consent to sexual intercourse in the true sense of it. This is a classical case of consent obtained by misrepresentation as per section 375 of Indian Penal Code 1860। ये क्या है कि एक मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है,
जिसमें कि नॉर्मली रेप के केस में यही होता है, इस प्रकार से कॉन्सेंट ले ली जाती है, उसको किसी न किसी प्रकार के बहकावे में लाके कॉन्सेंट ले ली जाती है। गर्ल डिड नॉट नो कि व्हाट इज रियल फैक्ट, कि सामने वाला बंदा रियल में क्या चाहता है, वो इस बात को समझ ही नहीं पाती है और वो उसको कंसेंट दे देती है। तो वो किस में आएगा, रेप के मामले में आएगा, रेप के केस में आएगा, और वो प्री कंसेंट नहीं होगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे सेक्शन 28 तक। नेक्स्ट सेक्शन 29 हम कल पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से मैंने ये वीडियोज बनाए हैं सारे, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। जितने केस लॉज हैं, इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, लैंडमार्क केस लॉज हैं, वो भी मैंने सारे में कवर किए हैं। और इसके साथ साथ में मैं क्वेश्चंस भी तैयार कर रहा हूँ। बीच में वीकली हम एक बार क्वेश्चंस का भी सेशन रखेंगे, जिसमें क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।